हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं और डाइजेशन में पूर्व क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइजेशन की शुरुआत जो है मुख गुहा से होती है, क्योंकि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स पिछले वीडियो में पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ा है कि दांत जो है मानव शरीर में 4 प्रकार का होता है: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक। और दांत का 3 लेयर होता है। सबसे पहला होता है डेंटाइन, फिर मज्जा गुहा और इनेमल। इनेमल जो है सबसे बाहरी परत होता है, डेंटाइन जो है मध्य परत होता है और मज्जा गुहा सबसे आंतरिक परत होता है। अब देखिए, दांत के अलावा हम लोगों को जिह्वा के बारे में पढ़ना है या फिर जीभ के बारे में पढ़ना होता है। तो देखते हैं जिह्वा या फिर जीभ क्या होता है। जिह्वा या फिर जीभ, जिह्वा या फिर जीभ का काम होता है, अगर सबसे पहले अगर हम जीभ का बात करें तो इसका काम होता है स्वाद का पता लगाना। स्वाद का पता किससे लगेगा? जिह्वा से या फिर जीभ से। दूसरा कार्य देखा जाए तो अगर हम लोग बोल रहे हैं तो आवाज निकालने में सहायता जीभ करता है। आवाज निकालने में सहायता करता है, आवाज निकालने में सहायक होगा। देखिए, और तीसरा अगर वर्ग के बारे में देखा जाए तो ये जो है भोजन को लार में मिलाने का कार्य करता है। भोजन को सलाइवा में मिलाएगा, लार में मिलाने का कार्य करता है। भोजन को लार में मिलाने का कार्य करेगा। और इसका काम देखा जाए, जीभ का और काम देखा जाए तो इसका काम होता है कि इस भोजन को ग्रास नली या फिर ग्रसनी के अंदर जो है धकेलना। हम यहाँ लिखेंगे ग्रसनी में, ग्रसनी में भोजन को भेजना। देखिए, जो जिह्वा है उसका अगर प्रथम वर्ग देखा जाए तो टेस्ट का पता लगाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिह्वा आवाज निकालने में सहायता करती है और फिर भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है और उसी भोजन को ग्रसनी के अंदर धकेलने का कार्य करती है जिह्वा। देखिए, जो जिह्वा का किनारे का भाग होता है उससे जो है मीठे स्वाद का पता चलता है। जो जिह्वा है इससे मीठे स्वाद का पता चलता है। हम यहां लिखते हैं जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता चलेगा। जीभ के किनारे के भाग से, किनारे वाले भाग से क्या होगा तो खट्टा या नमकीन का अनुभव होगा। अगर हम बात करें जीभ के पीछे वाले भाग से, तो जीभ के पिछले भाग से कड़वा या तीखा का अनुभव होता है। तीखा कहिए तब चाहे कड़वा कहिए तब इसका अनुभव होता है। बीच में किसी भी प्रकार की स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है। बीच में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, जिसके कारण बीच में मतलब जीभ के बीच में किसी प्रकार के टेस्ट का जो है पता नहीं लगता है, किसी प्रकार के स्वाद का पता नहीं लगता है, क्योंकि इसमें स्वाद कलिका जो है एब्सेंट होती है जीभ के बीच में। आप फिर से ध्यान दीजिए कि जीभ का जो आगे वाला भाग है उससे मीठे स्वाद का पता चलता है, किनारे के भाग से खट्टा या नमकीन का, पीछे के भाग से तीखा या फिर कड़वा का। बीच में किसी प्रकार की स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उसमें स्वाद का अनुभव नहीं होता है। अब देखिए, हम लोगों ने मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है इस चीज को पढ़ लिया है, दांत को भी पढ़ लिया और जीभ को भी पढ़ लिया। अब इसी जिह्वा के द्वारा भोजन को
ग्रसनी के अंदर ढकेला जाएगा। कहाँ ढकेला जाएगा? ग्रसनी के अंदर धकेल दिया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है ग्रसनी। अब भोजन जो है मुख से होते हुए ग्रसनी में प्रवेश करेगा। ग्रसनी का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो ग्रसनी जो है मुख गुहा से सटा हुआ एक ऐसा संरचना होता है जिसका आकार जो है कीप के जैसे होता है। बोल सकते हैं कि मुख गुहा से जुड़ा हुआ, मुख गुहा से जुड़ा हुआ एक ऐसा संरचना जो कीप के आकार का होता है, जो कीप के आकार का होता है। इसको क्या कहेंगे? ग्रसनी कहेंगे। देखिए, ग्रसनी का वर्क क्या है? इसका सबसे बड़ा काम होता है कि सिर्फ मुख से भोजन को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। इसके नीचे जाएंगे तो एक और संरचना होता है जिसको बोलते हैं ग्रास नली। और ग्रास नली का वर्क होता है कि इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कर्माकुंचन। कर्माकुंचन कहने का मतलब होता है एक बार स्क्वीज होना और एक बार रिलैक्स होना। कर्माकुंचन का मतलब क्या है? स्क्वीज होना फिर रिलैक्स होना, मतलब खुलना सिकुड़ना, खुलना सिकुड़ना। और खुलने और सिकुड़ने के जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कर्माकुंचन। इसके लिए एक शब्द दिया गया है। इसी की वजह से भोजन जो है मुख के रास्ते होते हुए ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रास नली और धीरे धीरे आमाशय में प्रवेश करता है। अगर ग्रास नली स्क्वीज ना हो, रिलैक्स ना हो, स्क्वीज ना हो, रिलैक्स ना हो, तो भोजन जो है मुख से मतलब ग्रसनी में जाएगा ही नहीं और ग्रसनी से आमाशय में नहीं जाएगा। तो ग्रसनी और ग्रास नली इन दोनों का सम्मिलित रूप से कार्य देखा जाए तो इसका कार्य होता है कि मुख में जो भोजन है उसको धीरे धीरे आमाशय तक पहुंचाना। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने वाला भाग। क्योंकि ग्रास नली यहां पे लिखना चाहिए था, मिस्टेक है, इसको सुधार लिया जाए थोड़ा सा। ये ग्रास नली होगा। ग्रास नली का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये ग्रसनी को जोड़ेगा और फिर आमाशय को जोड़ेगा। यहां लिखते हैं कि ग्रसनी तथा आमाशय को जोड़ने वाले भाग। जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? आमाशय और ग्रसनी को जोड़ने वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम लोग ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है? तो कर्माकुंचन की क्रिया होता है। कर्माकुंचन मतलब स्क्वीज होना और फिर रिलैक्स होना। स्क्वीज और रिलैक्स होने की वजह से भोजन जो है धीरे धीरे कहां प्रवेश करता है? आमाशय में प्रवेश करता है। आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ग्रसनी तथा ग्रास नली में किस प्रकार के भोजन का पाचन होता है। तो ग्रसनी और ग्रास नली में ग्रसनी एवं ग्रास नली में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ग्रसनी और ग्रास नली में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। हम आपको सबसे पहले लेक्चर में ही बताए थे कि भोजन का पाचन तभी संभव है जब वहां पे एंजाइम हो और जल हो। क्योंकि ग्रसनी और ग्रास नली में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है और इसके साथ साथ
जल भी नहीं होता है, जिसके कारण इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन तभी संभव है जब वहां पे एंजाइम होगा और फिर जल होगा। अब देखिए एक और चीज आप जान लीजिए यहीं से कि जो मुख्य गुहा है और ग्रसनी है, इसको जोड़ने वाला जो भाग है, इसको तो मुख्य गुहा और ग्रसनी को नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ध्यान दीजिए इधर, मुख्य गुहा और ग्रसनी को जोड़ने वाला भाग। मुख्य गुहा किसको कनेक्ट करेगा? तो ग्रसनी को। इसको जो जोड़ने वाला भाग है इसको कहते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स मुख गुहा तथा ग्रसनी को जोड़ने वाले भाग को एपिग्लोटिक्स कहा जाता है। ईश्वर के द्वारा जो है मानव शरीर में बीच बीच में एक वाल्व दे दिया गया है, ढक्कन। इसका काम होता है और इसकी प्रवृत्ति होती है कि जब भी खुलेगा नीचे की तरफ ही खुलेगा, ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये ढक्कन नहीं रहता तो अगर किसी को उल्टा लटका दिया जाता तो जितना सारा भी भोजन आमाशय के अंदर है वो सब जो है मुख के रास्ते बाहर निकल जाता है। यही ढक्कन है जो बीच बीच में बैरिकेडिंग का काम करता है, और ये कोई कराटा में भी दक्ष हो तो कितना हो उलट पुलट कर लेता है तो उसका भोजन जो है मुख के रास्ते से बाहर नहीं आता है। और सुनिए, जब वोमिटिंग वगैरह होता है, उल्टी वगैरह होता है, तो उस समय जो है ये वाल्व खुल जाता है। अनैच्छिक क्रिया की स्थिति में वाल्व खुलता है, जिसकी वजह से जो भी अपशिष्ट है जिसको बॉडी अपने अंदर रखना नहीं चाहता है मुख के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ऐसे ऐसे वाल्व जो है जहां जहां पे टर्निंग पॉइंट है वहां वहां पे मिलेगा। एक और चीज याद रखिएगा कि फिर से ग्रसनी है और ये है क्या? आमाशय। इसके बीच जो वाल्व होगा इसको बोलते हैं एम्स्फिक्टर। ग्रसनी की जगह पर ग्रास नली भी हो सकता है, वो गलत नहीं है। तो ग्रसनी या फिर ग्रास नली से आमाशय को जो जोड़ने वाला भाग है, सॉरी, जो ग्रसनी और आमाशय के बीच का जो वाल्व है उसको कहते हैं एम्स्फिक्टर। एपिग्लोटिक्स किससे किसके बीच होता है? तो मुख्य गुहा और फिर ग्रसनी के बीच। वैसे ही अगर हम आमाशय के नीचे जाए तो आमाशय और फिर छोटी आंत। तो आमाशय को छोटी आंत से कनेक्ट करने वाला भाग या फिर जो इसके बीच वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम होता है पाइलोरिक ढक्कन। फिलहाल हम लोगों को अब ग्रसनी ग्रास नली पढ़ लिया, अब इसके नीचे हम लोग को पढ़ना होता है छोटी आमाशय। आइए आमाशय का एक परिचय देख लेते हैं कि आमाशय क्या होता है। आमाशय का एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। आमाशय को बोलते हैं एस्टोमच। आमाशय का अगर हम डिफिनेशन देखें तो बोल सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र में उपस्थित एक ऐसी संरचना, जो ग्रास नली तथा यकृत के बीच होता है। किसके बीच होगा? तो ग्रास नली और यकृत के बीच। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे भोजन सबसे अधिक अम्लीय होगा। सबसे अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। सबसे अधिक अम्लीय होगा। डिफिनेशन सुनिए, मानव पाचन तंत्र में उपस्थित एक ऐसी संरचना जो ग्रास नली और यकृत के बीच होता है तथा उसमें भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है, उसको क्या कहेंगे? आमाशय कहेंगे। देखिए आमाशय में भोजन जो है लगभग
3 से लेके 4 घंटा तक रहता है। सबसे अधिक देर तक भोजन कहाँ रहता है? तो वो है आमाशय। कितना देर तक? तो लगभग 3 से लेके 4 घंटा के आसपास होता है। अगर हम बात करें तो जो ये आमाशय है, अगर हम आमाशय की बात करें तो इसके आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? आमाशय के आंतरिक भित्ति में पाई जाएगी जठर ग्रंथि। इन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। जठर रस, और इस जठर रस में पाया जाता है HCl। HCl फॉर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दीजिए, हमने आपको ये बताया कि सबसे अधिक देर तक भोजन जो है कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है, लगभग 3 से 4 घंटा। उसके बाद से इस आमाशय का जो आंतरिक दीवार है, इसके आंतरिक दीवार में पाया जाता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि में पाया जाता है जठर रस, और जठर रस से निकलता है HCl। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो भोजन को सबसे अधिक क्या करेगा? अम्लीय करेगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र में भोजन सर्वाधिक अम्लीय कहाँ होता है? तो आमाशय में। जठर रस कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय में। जठर रस से और जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो फिर जठर ग्रंथि से। अब देखिए, इस HCl का काम होता है कि भोजन में आए कंकड़ पत्थर को नष्ट करेगा। उसके बाद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेगा। भोजन को सड़ने से बचाएगा। भोजन को क्या करेगा? सड़ने से बचाता है। सड़ने से क्या करेगा? बचाएगा। और भोजन को फिर अम्लीयता भी प्रदान करेगा। अब ध्यान रखिएगा कि जो ये HCl है आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिका से निकलता है। ऑक्सेंटिक कोशिका से निकलता है। हालांकि उतना डीप कोई जाएगा नहीं, फिर भी अब ध्यान रखिएगा। आमाशय कहाँ होता है? तो ग्रास नली यकृत के बीच होता है। यहाँ भोजन सबसे अधिक अम्लीय होता है। सबसे ज्यादा समय तक कहाँ रहेगा? तो आमाशय में। कितना देर तक? तो लगभग 3 से 4 घंटा। आमाशय के आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस में क्या पाया जाएगा? HCl। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का काम कंकड़ पत्थर को नष्ट करना, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, भोजन को सड़ने से बचाना। HCl कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सेंटिक कोशिका से निकलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस आमाशय में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाएगा। 4 प्रकार का एंजाइम होगा। सबसे पहला होता है रेनिन। दूसरा होता है पेप्सिन। तीसरा होता है म्यूसिन। तीसरा क्या होता है? म्यूसिन। और फिर चौथा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए, सबका अपना अपना वर्क है। हम आपको ये बताएं कि आमाशय में 4 प्रकार का एंजाइम होता है। सबसे पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन, फिर होता है म्यूसिन, और फिर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए, इस रेनिन एंजाइम का काम होता है, हम यहां से नेक्स्ट पेज ले लेते हैं बाबू। इस रेनिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। रेनिन का क्या काम है? प्रोटीन को पचाना। लेकिन ये किस प्रकार के प्रोटीन को पचाएगा? तो रेनिन जो है दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को पचाता है। दूध में उपस्थित केसिन नामक जो प्रोटीन है इसको पचाएगा। कौन? तो रेनिन एंजाइम। इसी केसिन प्रोटीन को जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है
इकट्ठा कर देता है। दूध में जो केसिन प्रोटीन है उसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है इकट्ठा कर देता है, इसीलिए जो दूध है वो दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोबैसिलस का यही काम है कि जो दूध में उपस्थित केसिन है उसको इकट्ठा कर दे, इकट्ठा कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, दूध दही के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेनिन का काम होता है कि दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को पचाना। अब देखिए ज्यादा दूध का यूज कौन करता है, बच्चा। तो ये जो एंजाइम है रेनिन ज्यादा डेवलप होता है बच्चों में। ज्यादा डेवलप किसमें होगा, बच्चों में डेवलप होगा, क्योंकि बच्चों का मुख्य भोजन क्या है, दूध। और दूध में क्या पाया जाता है, तो केसिन नामक प्रोटीन। केसिन नामक प्रोटीन पाए जाने के कारण दूध का रंग उजला भी होता है। केसिन नामक प्रोटीन पाए जाने के कारण दूध का रंग उजला होता है। माँ का पहला दूध या फिर जानवरों का जो पहला दूध होता है उसका रंग पीला होता है। कैरोटीन पाए जाने के कारण उसका रंग जो है पीला होता है। अब ध्यान रखिएगा कि रेनिन का काम केसिन नामक प्रोटीन को पचाना होता है। और केसिन कहाँ पाया जाता है, तो दूध में। और ये ज्यादा क्रियाशील किसमें होगा, रेनिन एंजाइम, तो बच्चा में। इसके बाद से दूसरा एंजाइम था जिसको हम लोग पेप्सिन कह रहे हैं। दूसरा एंजाइम है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेप्सिन बोल रहे हैं। इस पेप्सिन का काम होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। ये भी क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा। लेकिन ये जो होता है ये वयस्कों में होता है, वयस्कों में होता है। तो वयस्कों में प्रोटीन पचाने का कार्य जो है इस पेप्सिन एंजाइम का होता है। क्वेश्चन है यहाँ से कि मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, अमाशय से। देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि मानव में जो दूध होता है ना, एडल्ट पर्सन जो भी है उनको दूध से जो प्रोटीन मिलता है उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, स्पष्ट बात है कि जो दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, रेनिन। लेकिन रेनिन किसमें पाया जाता है, बच्चा लोग में। बड़े लोग में जो है रेनिन डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन का लाभ हमको नहीं मिलता है। दूध में जितना सारा भी मिनरल्स है सबका लाभ मिलेगा, लेकिन प्रोटीन का लाभ जो है हमको दूध से नहीं मिलता है। तो बच्चों में प्रोटीन को पचाने का कार्य जो है रेनिन, अब बड़े लोग में प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन। इसके अलावा जो एंजाइम था यहाँ पे म्योसिन। म्योसिन का वर्क होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम ज्यादा देर तक अगर भोजन नहीं करते हैं तो ये अमाशय का जो आंतरिक दीवार है HCl इसको काटने लगता है। HCl क्या करने लगता है, काटने लगता है। तो HCl से अमाशय के आंतरिक दीवार को सुरक्षा प्रदान करना म्योसिन का कार्य होता है। सुरक्षा करेगा, किससे सुरक्षा करेगा, तो HCl से सुरक्षा करेगा। यही कभी कभी क्या होता है कि HCl इस म्योसिन की दीवार को जब काटने लगता है तो पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाता है। पेप्टिक अल्सर बोले तो आंत का कैंसर। जब हम समय से भोजन नहीं करेंगे तो HCl जो है अमाशय के आंतरिक दीवार को काटने लगता है। उस स्थिति में म्योसिन भी कार्य करना छोड़ देता है और उसी स्थिति का नाम होता है क्या, तो पेप्टिक अल्सर। क्या नाम होता है, पेप्टिक अल्सर। और इसी को बोला जाता है आंत का कैंसर। और फिर चौथे एंजाइम का बात करें, अगर हम चौथे एंजाइम का बात करें तो इसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो इस गैस्ट्रिक लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना। तो वसा को पचाने का कार्य जो है इस गैस्ट्रिक लाइपेज का कार्य होता है। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से ये है कि अमाशय में किस प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। अमाशय में किस प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रोटीन का, बी कहता है वसा का, सी कहता है कार्बोहाइड्रेट का और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट के भोजन का पाचन नहीं होता है। हमने क्या देखा कि जो रेनिन है वो भी प्रोटीन पचा रहा है, लेकिन बच्चों में पेप्सिन प्रोटीन को पचा रहा है, लेकिन वयस्कों में गैस्ट्रिक लाइपेज है वसा को पचा रहा है। किसका पाचन नहीं हो रहा है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है किसमें, अमाशय में। मुख गुहा में किस प्रकार के भोजन का पाचन होता है, तो होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में प्रोटीन का और वसा का पाचन नहीं होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी को कंटिन्यू करने के लिए।
वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।